हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। और आज हमारे पास इंटरव्यू में सृजन शर्मा आए हैं। इन्होंने सीएसआर नेट दिसंबर में क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ। तो उनके जर्नी के बारे में हम उनसे पूछेंगे और बहुत वैल्यूबल इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इंटरव्यू देखिए। और ठीक है सर, आप बताइए सृजन सर, आप बताइए क्या क्या है आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड, और उसके बाद आपने कब से प्रिपरेशन किया नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, और कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं, सब बताइए। ठीक है। Hello everyone, my name is Suryan Sharma. I'm basically from Bilaspur, Himachal Pradesh. I've done MSc in Physics from IIT Madras. And MSc के साथ साथ में एक्चुअली प्रिपरेशन करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जो आईआईटी का कोर्स वर्क होता है वो थोड़ा हैवी होता है। उसमें जो लैब शेड्यूल्स रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी होती है, तो उसमें थोड़ा इतना टाइम नहीं मिल पाता है नेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके बाद जब मेरा आईआईटी में एमएससी पूरी हुई थी लास्ट ईयर 2025 में, तो उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी नेट के लिए। एक्चुअली अभी करंट में मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ एज अ जेई फैकल्टी, जेई और नेट फैकल्टी। तो मतलब जॉब के साथ साथ में मैंने प्रिपरेशन करी है नेट के लिए, और अभी इस बार मेरा AIR 54 आया है। जेआरएफ में। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात तो सही बोले आपने कि आईआईटी में बहुत मुश्किल होता है प्रिपरेशन करना नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि कोर्स वर्क ही इतना ज़्यादा रहता है हमारा वहाँ पे। और जी उसके सर। साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में काम कर रहे थे या फिर थियोरेटिकल में? जी सर, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। अच्छा, तो आप एक्सपेरिमेंटल में तो आपके लिए और भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपको लैब में रहना है दिन भर। फिर उसमें आपको एक्सपीरियंस परफॉर्म करने हैं, तो उसमें तो आपका टाइम जाता ही होगा। जी तो सर, दिन में भी और रात में भी कई बार रहना पड़ता था लैब हाँ, में तो। तो हाँ, वो बहुत पक्का है कि इसीलिए मुश्किल होता है बहुत सारे आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए नेट एग्जाम। आईआईटी में रहते रहते ड्यूरिंग क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर बच्चे या तो आईआईटी उनका जब खत्म हो जाता है उसके बाद वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फिर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपको नेट एग्जाम जब आपने इससे पहले दिया था और आपका जी क्लियर सर। नहीं हुआ, बट इस बार आपने दिया और इतना अच्छे मार्क्स, इतने अच्छे रैंक के साथ आपका क्लियर हुआ है, तो उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए जब वो अपना नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो मतलब ऐसा था, कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर थे, लेकिन जो रिवीजन होता है लास्ट में, जो रिवीजन करना होता है वो मैं कर नहीं पाया था, तो उसकी वजह से मेरा जो स्कोर था वो थोड़ा कम था। इस बार मैंने क्या किया था, जो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सारे करे थे। जैसे आईएफएस की बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो मैंने सारी ली थी। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में नेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैंने सारे किए थे। और जैसे जैसे मैं जॉब पे जाता था सुबह, तो उसमें जैसे फ्री टाइम होता था, तो उसमें कभी बुक खोल के या फिर पीडीएफ्स खोल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेता था। तो इस बार मेरा रिवीजन भी ठीक था। तो फिर इस बार मार्क्स भी अच्छे आए हैं। हाँ, एकदम सही बात है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो वापस से रिपीट भी होता है, तो बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फोकस तो करना ही चाहिए ये एग्जाम में। एकदम सही चार बात। पांच क्वेश्चन तो सेम आए थे इस बार नेट के पेपर में। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, तो वो तो और भी अच्छा हो गया आपके लिए। ठीक है। हाँ तो हाँ। आप जॉब के साथ नेट एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि हम जेई के लिए आप पढ़ा रहे हैं, तो जेई का सिलेबस जो जेई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ नेट जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूँ तो नेट के लिए मुश्किल होगा मुझे? तो आपको कैसा लग रहा था उसमें? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जेई के लिए मैं पढ़ाता हूँ, हम्म। उसमें मेरे को हेल्प मिली थी नेट के पेपर के लिए। अच्छा। मैं ऐसे एक नेट का पेपर देख रहा था और एनालाइज कर रहा था, मेरे को 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जो हम्म। बेसिक +2 लेवल के क्वेश्चन थे। अच्छा। जैसे आपने देखा हुआ एक क्वेश्चन आया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना था। हम्म। उस पे एक इंसेक्ट था, वो डिस्क के ऊपर घूम रहा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा। और डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन उसका आंसर भी याद था। हाँ, नहीं ये बात तो सही है कि मतलब जेई के जो बेसिक्स फाउंडेशन को अच्छा कर लेते हैं उनके लिए, फिर अगर मैकेनिक्स के क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आए, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, क्योंकि जेई। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 8 9 क्वेश्चन तो कम से कम बेसिक 11 12 लेवल के थे इस बार पेपर हाँ। में। हाँ, तो पेपर में बेसिकली ये भी देखा जाता है कि आपका फाउंडेशन कितना अच्छा है। मतलब बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स और उसके बाद हायर लेवल तो पढ़ लेते हैं, पर बहुत सारे बच्चों का अभी भी फाउंडेशन वीक है, जिसके कारण जी सर। उनका क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों को हर चीज़ को फोकस करना है, उनको फाउंडेशन को भी फोकस करना है, उसके साथ-साथ वो जो हायर लेवल पढ़ रहे हैं, उसको भी फोकस करना है। और क्योंकि जी ये जो सर। फाउंडेशनल क्वेश्चन्स आते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? और तो आप बताइए आईएफएस ने आपको कैसे-कैसे हेल्प किया? उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर आईएफएस की मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स हैं, ये ले रखी है, इनको मैं मतलब इनसे प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे अभी मैं बता सकता हूँ, ये वाली जो बुक्स
ये दिख रही होंगी 4-5 बुक्स हैं ये इसकी हैं। हाँ। एक गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप इन बुक्स को कर भी लेती है, 1 या 2 बार भी कर लेते हो, हम्म। आपका डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आते हैं, क्वेश्चन आएगा भी तो उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। एकदम एकदम सही बात। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, और जिसका अगर मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा ना, उसके लिए पेपर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% पेपर इन्हीं 3 टॉपिक्स आता है। हाँ, तो मेन है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बच्चे नेट के लिए पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसके साथ-साथ अपना फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि मतलब आप ईज़ी क्वेश्चंस को छोड़ दें, ठीक है? और मुश्किल हम्म। क्वेश्चन में अटक जाए। तो ईज़ी क्वेश्चंस को भी करना है, उसके साथ-साथ आपका जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो लगता है, उनको भी आपको करना है। जी और सर। और आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को कि आपने इस चीज़ के लिए, ये चीज़ के कारण आपको बहुत बेनिफिट हुआ, ऐसा कुछ आपके पास ट्रिक हो या फिर कुछ कॉन्सेप्ट? एक्चुअली मैंने लास्ट का 1 मंथ जो था, जो पेपर के पहले, उसमें मैंने रख रखा था कि मेरे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बट जो हाँ, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो मेरे को मेरा जो रिवीजन है उसी को बार बार पढ़ना है। तो मैंने हाँ। लास्ट के 1 मंथ में बस पूरा रिवीजन किया था और टेस्ट सीरीज दी थी। हुँ, मतलब रिवीजन कर, सुबह रिवीजन करता था, शाम में टेस्ट देता था, यही शेड्यूल था मेरा। हुँ। तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ था। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट के 1 मंथ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न में फ़ोकस करना है। और आपने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे या फिर हाँ फ़ॉर्मूला सर। फ़ॉर्मूला बुक अपना बनाया होगा एक? शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मतलब मेरे पास अ, मतलब 1 या 2 कॉपी ना, 1 या 2 कॉपी में मतलब मैंने पूरी फिजिक्स के जो शॉर्ट नोट थे, पूरी फिजिक्स मैंने खत्म कर रखी थी। हाँ, तो पेपर के 1 या 2 दिन पहले उसी को पढ़ के गया था। तो उससे मतलब एक वो हो जाता है कि कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कैसे करें। एकदम एकदम सही बात, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं बट उनके पास नोट्स नहीं होता आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ने के लिए। जो शॉर्ट हम्म। नोट्स होता है वो हर स्टूडेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि आखिरी के कुछ दिनों में उनको उसी से मदद मिलेगी क्लियर करने के लिए, जी सर। राइट? जैसे अभी बाकी एग्जाम है, जैसे गेट वाला एग्जाम है, फिर बार्क वाला एग्जाम है, मैं उन्हीं को उठाता हूँ। 1 कॉपी है मेरे पास, उसमें सारी फिजिक्स मैंने खत्म कर रखी है। अच्छा। बहुत हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और आप अभी फिर फ्यूचर में आपका क्या जर्नी रहेगा? आप क्या करने का सोच रहे हैं? पीएचडी करने का या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको दोगे? क्या आपका रहेगा इस चीज़ में? अभी तो सर मैं फोकस कर रहा हूँ, जो बार्क का एग्जाम आ रहा है और जो एनपीसीएल का एग्जाम आ रहा है, हाँ, उनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। करंटली पीएचडी में तो मेरा ज्वाइन करने का ज्यादा मन नहीं है, क्योंकि पीएचडी में आपको पता है थोड़ी मतलब फाइनेंशियली इतनी हेल्प नहीं मिल पाती है। हुँ, करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ, उसमें मतलब मेरे को ठीक ठाक सैलरी मिल रही है। अच्छा, तो जो पीएचडी में सैलरी मिल रही है उससे 2x बोल सकते हैं। अच्छा, तो फिर फिलहाल तो मेरा कोई मन नहीं है पीएचडी में जाने का। अच्छा, ये मैंने एग्जाम दिया था एक्चुअली एलएस के लिए, हुँ, कि अगर मेरे को एलएस मिल जाता है तो फिर मैं कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। हुँ। और तैयारी अच्छी हो गई थी तो फिर जीआरएफ भी मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही है कि मतलब आप अगर कोई ना कोई एम लेके चलोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। तो आप एलएस को लेके चले, फिर आपका जेआरएफ भी हो गया। तो अब हाँ आप जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट कर सकते हो, उनको क्लियर करके फिर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो जी आपको सर। इसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है? और आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देंगे, आपका जो भी फ्यूचर में हो, उस सब के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है? ठीक है सर। और कुछ एंड में आप बोलना चाहोगे बच्चों के लिए? कुछ नहीं सर, ठीक है, बस प्रिपरेशन अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है, यही हेल्प करेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा था और आपको फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।